जो जो भी स्कूल के सॉरी आज कॉलेज वाले कॉलेज वाले आज कॉलेज के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हो रहे हैं, उनको उन तक क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? एक बार कोई भी 3-4 कॉलेजेस से एक बार कंफर्म कर दें उनके उन तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? प्रिंसिपल साहब महामाया। कोई भी प्रिंसिपल साहब बता दें। जी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का जो ये एक ठीक है, धन्यवाद म्यूट धन्यवाद। कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। आज के इस सेमिनार में मेरे यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, प्रिंसिपल साहब आईटीआई, अभ्युदय के कोऑर्डिनेटर और सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ये जो मैंने ये सेशन रखा था उसका मुख्य कारण यही था कि कई बार मैंने जो कॉलेज के छात्रों से वार्तालाप करी है, तो कई बार क्या होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि क्या क्या क्षेत्र एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हमें रुचि हो सकती है। मैं जब कक्षा 10 में था तो मुझे आईआईटी जेई के बारे में पता था, मेडिकल के एग्ज़ाम के बारे में पता था, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि क्लैट एग्ज़ाम भी होता है जिस पे आप लॉ पढ़ते हैं, विधि का पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि डिज़ाइनिंग भी होता है। मुझे नहीं पता था कि अलग अलग जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, उन सब के भी ऑनर्स की डिग्रियां होती हैं। तो अब क्या है कि जैसे जैसे आधुनिक हो रहा है देश और विदेश में, तो बहुत ही जो नौकरियां हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो गई हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की नौकरी करनी होती हैं। डिज़ाइनिंग में होता है, बीटेक करके उसके उपरांत भी कई सारी जो फील्ड्स होती हैं उस पे होता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, बस पढ़ते जाते हैं, फिर एक एग्ज़ाम दे दिया, दूसरा एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद पढ़ लिया। तो जो मुख्य कारण मेरा यहाँ पे आज उपस्थित होकर आपसे बात करने का है वो ये है, सीमित समय में मैं पहले तो सर्वप्रथम आपको बता पाऊँ कि ये सब कृपया म्यूट कर लीजिए। वैद्य प्रकाश इंटर कॉलेज, आपका माइक म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट कर लीजिए। मनीष कुमार यादव, आपका भी नहीं है। तो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरी ये रुचि है इस विषय में, मैं ये सब्जेक्ट करना चाहता हूँ और या करना चाहती हूँ, और मुझे उस विषय के लिए कहाँ पे जाना है या फिर किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है और किस क्षेत्र में उससे मेरे क्या क्या रास्ते खुलेंगे, किस प्रकार की नौकरी मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं ही कुछ भी भाषणबाजी करूँ हवा में, आप लोग अगर अपने प्रश्न पूछ पाएँ कि आपको इस बारे में आपको जिज्ञासा है या जानकारी चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ पता है, तो जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी वो मेरे यहाँ पे जो साथीगण टीम है, आई एम श्योर कि वो भी मेरी इसमें सहायता कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर कोई आप लोगों को कोई प्रश्न हो, यदि आप पूछना चाहते हो कि मुझे इसमें जानकारी चाहिए, इस चीज़ पे विषय में जानकारी चाहिए, तो मैं बताऊंगा, ताकि जो हमारा ये लिमिटेड जो है समय है, तो हम आपको वो चीज़ उनके उत्तर कम से कम दे पाएं। तो यदि किसी का प्रश्न कोई कुछ है जो आप जानना चाहते हो तो मैं एक साथ नोट कर लूंगा, फिर मैं उसी उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करूंगा ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, मेरा समय भी बर्बाद ना हो। इसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए यहाँ से। किसी का कोई प्रश्न है? देखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मुझे पूरा यकीन है, जब मैं भी कॉलेज में था तो मेरे भी बहुत सारे प्रश्न थे कि मुझे किस विषय में क्या करना है, किस क्षेत्र में नौकरी करनी है या फिर किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जो सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में तो मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। इसके इतर भी यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि फिर और ऑनलाइन भी अगर किसी को है तो आप रेस करके अपने प्रश्न डाल सकते हैं, लिख के डाल सकते हैं, ताकि आपके कोई जो प्रश्न हो वो हम उसका उत्तर देंगे। जी बताइए।
ठीक है, रेलवे की वैकेंसी की तैयारी के बारे में, ठीक है। और ठीक है, और कोई रेलवे वैकेंसी? हाँ बोलो। यहाँ से म्यूट करिए, कम करिए वॉल्यूम। हो गया। यूपीएससी की हाँ, आगे बताइए, आप तैयारी शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, याद नहीं आती हैं, ठीक है। एक मिनट, याद नहीं आती चीजें एक अलग विषय हो गया और टाइम मैनेजमेंट एक अलग हो गया। दोनों चीजों के बारे में तो आप चाहते हैं मैं बात करूं, ठीक है। चीजें याद नहीं रहती हैं, एक ये चीज हो गई। ये म्यूट हो जाएगा ना, तो यहां से म्यूट कर दीजिए बस। याद नहीं रहती है। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और बताइए जी। गुड मॉर्निंग। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4-5 साल तक तैयारी करते रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड में निकाल लेते हैं। सर इसका मेन रीजन क्या है? ठीक है, किस अटेम्प्ट में कैसे निकलता है, ठीक है। और सर ये पूछना था कि सर इसमें जैसे 3 स्टेजेस होते हैं तो जी जैसे फर्स्ट में हम लोग तैयारी करते रहते हैं जी, फिर उसके बाद में हम लोग बस एक ही वे में चलते रहते हैं कि ठीक है, निकालना है तो हम लोग का पूरा माइंड एक ही तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। 3 स्टेज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न है, बताइए। सर प्रिपरेशन के टाइम पे हमारी ओवरथिंकिंग एंड मेंटल प्रेशर भी बहुत बढ़ ठीक है, जाता है मेंटल तो उसको प्रेशर, बैलेंस साथ में कैसे? ठीक है। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है, फिर मैं इन्हीं बिंदुओं को छूऊंगा। तैयारी की स्ट्रेटजी है। सर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप यूपीएससी का जो मतलब 3 साल का स्टेज है उसे मतलब कैसे बैलेंस करें? ठीक है, ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन का बैलेंस, ठीक है। और कोई बच्चा? और कुछ पूछना चाहते हैं? सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। और कुछ, इसी के लिए तो ये आज की कार्यशाला है, ठीक है। ऑप्शंस आफ्टर 12, ठीक है। ठीक है, देखिए अब मैं जो 15 मिनट के लिए वार्तालाप करूंगा तो उस पर मैं ये सारी चीज़ें कोशिश करूंगा कि ये कवर कर पाएँ। तो सर्वप्रथम ये होता है कि हम लोग जो ग्रेजुएशन में हैं उसमें बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेजुएशन में है आप लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, यदि आपको कौन सा एग्जाम देना है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा एग्जाम हो सकता है आपको स्टेट सर्विसेज भी देना हो, यूपीएससी भी देना हो, रेलवे भी देना हो, तो आपको ना उसका बहुत ही अच्छा बांट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसकी अलग अपेक्षाएं होती हैं। तो वो अपेक्षाएं कैसे पता चलती हैं? मेरा आप सभी से एक निवेदन ये है, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 2 सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। एक तो उसका सिलेबस, हर परीक्षा का एक सिलेबस होता है। आप मान के चलेंगे कि यूपीएससी का 5 पन्ने का सिलेबस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है या बहुत घबराने वाली बात है, लेकिन वो इतना डिटेल में हम लोगों को बताया जाता है कि आपसे इन इन बिंदुओं पे जानकारी की अपेक्षाएं हैं। अगर हम सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, मैं अपनी भी तैयारी के दौरान आपको बता सकता हूँ, मेरे कई साथीगण थे, तो समुंदर लगता है, अंत ही नहीं है, इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा लगता है। आप हर प्रतियोगिता के लिए अलग अलग मैगजीन आएंगी, अलग अलग अखबार आएंगे, अलग अलग किताबें आएंगी, आपको लगेगा कि पढ़ते रहो, 24 घंटे भी कम लगेंगे, तो आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग उसमें क्या होता है, थोड़ा भटक जाते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी एक परीक्षा हो, और ये सिर्फ मैं यूपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, उसका सिलेबस आपकी जहाँ आप पढ़ते हो आप टेबल पे एक रख लो, उसको रोज देखो, ताकि आपके ध्यान में रहेगा कि ये मेरे सिलेबस है, ये नहीं है। जो नहीं है उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, कभी कभी लगता है आपको ये शायद पूछा जा सकता है, लेकिन वो सिलेबस में है कि नहीं, तो उस पर कितना समय देना है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है।
तो वो इसीलिए सिलेबस नंबर 1। दूसरी चीज़, अब सिलेबस में तो एक विषय लिख दिया जाता है, उसमें कितनी गहराई में हमें पढ़ना है और कितना उसको क्या क्या चीज़ कवर करनी है, ये कैसे पता चलता है। तो किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस भर्ती की हो, किसी की भी हो, तो आपको क्या करना होता है, पिछले 5 वर्ष के जो उसके क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी अपने सामने रखिए। जब आप सिलेबस पूरा पढ़ते रहेंगे और पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के देखेंगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि किस विषय पे मुझे कितनी गहराई पे पढ़ाई करनी है। उसका 2 फायदे होते हैं। एक, आप भ्रमित नहीं होते हो, ज़्यादा पढ़ पढ़ के लॉस्ट नहीं होते हो। दूसरा, जो एक टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही थी, सीमित समय है सबके पास, सीमित विषय हैं, तो कैसे हम उसमें अच्छा प्राप्त करें, तो समय तो उतना ही है। तो जब आपके पास प्रीवियस ईयर्स के 5 वर्षों के होंगे, 5 वर्ष मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर परीक्षा का समय के अनुसार थोड़ा डायनेमिक होता रहता है, चीज़ें बदलती हैं। अब आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, 10 साल पहले के प्रश्न आते होंगे उसकी, आप देख रहे हो कि प्रश्न की जो तरीका है पूछने का वो बदल रहा है, तो आप लाख तैयारी कर लो, आप 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ लो, लेकिन आप वो उसको नहीं पार कर पाओगे, है ना। इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, जो पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आप उनको बार बार देखिए, और ये भी नहीं एक बार देखा फिर 1 महीने बाद देख रहे हैं, उसको निरंतर देखते रहेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। आपको पता है मुझे इसी दिशा में जाना है और इतना कवर करना है, उस पर इतना समय देना है, नंबर 1। तो उसके बाद बात आती है सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब आपने एक बार पढ़ लिया कोई भी विषय के लिए, मैं फिर से बार बार ये दोहराऊंगा कि मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात करने नहीं आया हूँ। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हैं ऑप्शंस। कई बार क्या होता है, जैसे एक यहाँ पे बच्चे ने बताया कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सालों साल करते रहते हैं। ये बात सही है। तो आपको ना अपने आप से बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपको अपनी क्षमता का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं कि आपको खुद ये जांचना पड़ेगा, अपने दिल से पूछना पड़ेगा, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो, नंबर 1। क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो, नंबर 2। क्या आप उसके लिए बने हो कि नहीं। ये बात सच है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी परीक्षा हो, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो बहुत हद तक मायने नहीं रखता है। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप साइंस से हो, आप आर्ट से हो, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आप शहरी क्षेत्र से हो, उससे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जो शुरुआती अड़चनें आती हैं वो हो सकता है शुरुआत में ज़्यादा हो, क्योंकि क्या होता है किसी भाषा में सब इसलिए नहीं कि वो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर भाषा के लिए बना है या ग्रामीण क्षेत्रों वालों को बच्चों के लिए नहीं बना है, ऐसा नहीं है। चूंकि कभी कभी हिंदी भाषा में जो हमारा जो पढ़ने का मटेरियल होता है वो कम उपलब्ध होता है, तो हो सकता है कि शुरुआत में दिक्कतें आएँ। लेकिन अब आप जैसे जैसे देखोगे कि आप जो टॉपर्स की अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखोगे या अन्य परीक्षाएं हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो हर भाषा से, हर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से भी लोग आते हैं। तो आप अगर उनकी सक्सेस स्टोरीज देखोगे कि उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाइयाँ करी हैं, किन किन किताबों को देखा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई भी परीक्षा है आप देखिए, उसको डिवाइड करिए। हो सकता है आप स्टेट सर्विसेज के साथ साथ आप बैंक पीओ की भी परीक्षा कर रहे हैं, उसका अलग सिलेबस है और स्टेट सर्विस का अलग सिलेबस है, तो आपको समय बांटना पड़ेगा। आप किसको समय ज़्यादा देना चाहते हो। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी परीक्षाओं पे ना लेके अगर आप 2 या 3 पे ही फोकस करेंगे तो वो अच्छा होगा। कई जगह क्या होता है, आप ध्यान भटकेगा, आपने समय बांट रखा है, 3 घंटे ये पढ़ लो, 3 घंटे ये पढ़ लो, 3 घंटे ये पढ़ लो। एक कोई और दूसरा बच्चा है वो सिर्फ 6 घंटे या 8 घंटे सिर्फ वही विषय पढ़ रहा है, तो उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी आपसे। तो आपको पूरा, मैंने ये जो लिस्ट तैयार करी है और इसके अलावा और भी हैं, तो अभ्युदय कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल साहब से मैं ये कहूँगा, आप लोग देखिए आज के ज़माने में ये चीज़ अच्छी है कि इंटरनेट है, तो आप श्रावस्ती में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो, इसका अब कोई अंतर नहीं रह गया है। आप अपना समय का सदुपयोग करिए, इंटरनेट पे आप देखिए, परीक्षाओं के बारे में पढ़िए, उनका क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लगी थी कि 12वीं के बाद की आपकी कई सारी परीक्षाएं होती है, पेट की एक परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होती है, लेखपाल की होती है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है, नीट जेई जो बहुत फेमस है, आपको सभी के उसके बारे में पता ही होगा, नीट से हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वो सब होता है। ये तो खैर 12th के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्नातक वालों के लिए जो राज्य सेवा आयोग क्या है, यूपीएससी है, लोअर पीसीएस एग्जाम है, आरओ या आरओ होते हैं,
रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो सचिवालय में कार्य करते हैं, उनकी अलग परीक्षा भर्ती होती है। CAPF की होती है जो UPSC ही कराता है, फिर UPSI की होती है, सब इंस्पेक्टर स्तर की होती है, फिर CPO की होती है, SSC ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट कर जाते हैं उसके बाद SSC का एग्ज़ाम भी होता है, बैंक PO का एग्ज़ाम होता है, CDS का होता है जो फोर्सेस के लिए होता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे के लिए होता है। तो इस प्रकार से कई होती हैं, और ये मैं सिर्फ सरकारी सेवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं कहने आया हूँ कि नहीं आपको सिर्फ सरकारी सेवाओं को करना है। अगर आपको ये लगता है कि इसके अलावा भी आपको तैयारियां करनी है, आप स्नातक के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब वो ज़माना चला गया कि कोई आएगा, एक मास्टर साहब आएंगे और आपको स्पून फीडिंग करेंगे, आपको बताएंगे बेटा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, और आपने कर लिया और फिर निकल गया। ऐसा नहीं होगा। आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसलिए ये बात करने आया हूँ आप लोगों से कि एटलीस्ट आप इंटरनेट का प्रयोग करिए। ये सूची मैंने थोड़ी निकाली है, आप और इस पे विषय करिए, इस पे अच्छा से गहन अध्ययन कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगाइए, देखिए, पढ़िए किसका क्या सिलेबस है, आपको पता चलेगा अच्छा मैं किस में तैयारी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है किस परीक्षा में ज़्यादा है। एक बार आपने खूब अच्छे से रिसर्च करके 5-6 दिन लगा के फिर एक मन बना लिया कि अच्छा ठीक है मैं इस परीक्षा की करूँगी और इस परीक्षा के करूँगा, तो आपको फिर उसमें पूरा मेहनत करनी है, फिर उसमें पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है, पूरा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पढ़ने हैं, फिर उस पर तैयारी करनी है। कई नावों की सवारी मत करिए, और इसलिए मत करिए कि हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम अच्छा होगा या इससे हमें, आपको क्या लगता है आप किस चीज़ में रुचि ले सकते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद एक बार चयन कर लिया फिर दृढ़ संकल्प से लगे रहिए। हो सकता है एक बार में सफलता ना मिले, 1-2 बार तो आपको अपने आप को अवसर देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, एक बार आपने एग्जाम तय कर लिया, वो 1 दिवसीय है कि 3 स्टेज वाला है। 1 दिवसीय एग्जाम है, एक बार पार करना है तो आपको केवल सारा टाइम उसी पेपर को सॉल्व करने के लिए देना है। यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट सर्विसेज का हो या कुछ का हो, जो कई चरण में होता है, उसमें आपको क्या करना है। जैसे एक ने प्रश्न पूछा था कि हम केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहते हैं, तो आपको दिन का समय ऐसे बांटना है। अगर आपने 8 से 10 घंटे अपने लिए लिए हैं, तो मैं कितना, शुरुआत में आप क्या करना चाहते हो, मेंस की ज़्यादा समय देना चाहते हो तो 6 घंटे ये हो गए, 3 घंटे प्रीलिम्स। फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 5 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर ये मेंस वाला कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास हो जाएगा तो प्रीलिम्स का टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करता रहूँगा या करती रहूँगी, फिर जब प्रीलिम्स निकल गया 3 महीने बाद मेंस है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं मेंस की। ऐसे नहीं होगा। आपको दोनों तीनों चरणों की, इंटरव्यू का तो खैर आप बाद में कर सकते हो, इंटरव्यू के आपको पर्याप्त समय मिलता है, लगभग 30-40 दिन का समय मिलता है। तब तक आप इतना पढ़ चुके होते हो कि इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है। लेकिन मेंस और प्रीलिम्स की आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। कितनी करनी है, 10%, 90% की, 50-50 की, 60-30, वो आपको अपने आप को देखना है कि आपका क्या मजबूत है, क्या कमी है, किस आप स्टेज पे हो, शुरुआत ही कर रहे हो। अगर ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट शुरुआत करिए, सिलेबस का मेंस वाला पूरा तैयार करिए और 2-3 घंटे प्रीलिम्स का भी तैयार करिए, दोनों साथ साथ चलाइए। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, जो भी स्टेज पास आ रही है उसका आपको समय बढ़ाना है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ऑप्शन आफ्टर 12 हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन साथ साथ कैसे चलानी है। ग्रेजुएशन देखिए, मेरा ये मानना है किसी भी हमारी ग्रेजुएशन में अगर इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम के समय आप ग्रेजुएशन को समय ज़्यादा दे दीजिए, बाकी समय में आप तैयारी भी साथ साथ कर लीजिए। तो ग्रेजुएशन को और प्रिपरेशन को साथ साथ मैनेज करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। आप समय बांट लीजिए, 1-2 घंटा अपना ग्रेजुएशन को देना चाहते हैं, बाकी 3-4-5 घंटा जो अगर आप प्रिपरेशन को देना चाहते हैं। जितना आप जल्दी आप शुरुआत करोगे, फर्स्ट ईयर में आप शुरुआत करोगे तो 1-2-3 साल आपको तैयारी के हैं। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हम पूरा पार करके तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है कि लेट हो जाता है कुछ, लेकिन तब क्या है, ज़्यादा समय पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसको बांटिए। जब कॉलेज के एग्ज़ाम पास आने लगे तब वो कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। अब वैसे भी औसतन हमें नहीं लगता एग्ज़ाम के लिए, आप प्रिंसिपल साहब बाकी लोग भी बताएंगे, मतलब 15-20 दिन तो ही पढ़ते होंगे एग्ज़ाम के लग के, मतलब कि फिर वो सुबह शाम वही पढ़ रहे हैं, तो उतने में तो पर्याप्त होता है। तो आप उन 15-20 दिन मत करिए तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर अन्य एग्ज़ाम की,
उस दिन आप उस समय केवल पूरा फोकस आप परीक्षा को दीजिए अपने कॉलेज की। एक बार वो हो जाए, फिर थोड़ा समय रिलैक्स का आता है कि हाँ थोड़ी पढ़ाई हल्की चल रही है, फिर अंत में परीक्षा के समय भारी होगी। तो जब पढ़ाई कॉलेज की हल्की चल रही है, तब आप अपना परीक्षा का जो समय है वो बढ़ा दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आकलन करना पड़ेगा। इसके बाद 3 स्टेजेस की बात मैंने कर दी है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंटल प्रेशर। देखिए, ये बात सच है कि कोई भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें मेंटल प्रेशर बहुत होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये, और मेंटल प्रेशर क्यों होता है, देखिए ये ज़रूरी है कि आप समझें कि जो आप हमने यहाँ पे ये सब जो नौकरियाँ बताई हैं, खास करके आरओ, आरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इसमें जब आप फील्ड पे जाते हैं तब भी आपके पास कुछ प्रकार के तनाव रहते हैं, क्योंकि फील्ड में आपको जॉब है, आपको कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं जांच रहा है, एग्ज़ाम ये भी जांच रहा है कि क्या आप वो प्रेशर दे हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप जब मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे तो GS 1, 2, 3 जो मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ, 4 पेपर होते हैं 2 दिन में के अंदर, 3-3 घंटे के। तो जो 1 साल का आपने पढ़ रखा है वो आखिरी के 2 दिन पे ही निर्भर करता है। तो उस समय बहुत प्रेशर होता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो याद है, एक किसी ने प्रश्न पूछा तो जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, तो वो घबराहट होगी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो ये एग्ज़ाम जो है आपको सिर्फ इसलिए नहीं जज कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, इसलिए भी जज कर रहे हैं कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब कि आपकी मानसिक ताकत कितनी है कि आप इन चीज़ों को झेल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप क्या करें, अगर कोई मेडिटेट करता है, कोई प्रार्थना करता है, आप अपने अपने जो भी कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि दिन का कुछ समय निकाला, अब 8 घंटे पढ़ोगे दिमाग फटने लगता है, ये बात सच है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, घर में भी कई सारी प्रेशर्स हो सकते हैं अलग अलग आपके जिम्मेदारियों को लेके। तो कुछ समय आप निकालिए व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए। तो जब मैं तैयारी करता था तो सुबह से अगर मैं 10 बजे से बैठा, 10 से 4-5 बैठा, तो उसके बाद दिमाग में कुछ जाना बंद हो जाता है, दिमाग सैचुरेट हो जाता है। तो फिर मैं रनिंग करता था, मतलब मैं आधे घंटे रनिंग किया, मेरा दिमाग थोड़ा खाली हो गया, नहा धो के फिर से बैठा, फिर पढ़ना चालू किया। तो उससे क्या होता है कि आपका फिटनेस भी बनी रहती है, शरीर का भी बना रहता है, क्योंकि बैठ के लंबा लंबा घंटे बैठना पड़ता है। टेबल पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को, लंबा लंबा एटलीस्ट 2-2, 3-3 घंटे एक बार के स्ट्रेच में। देखिए, कोई चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप सही दिशा में जा सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं। तो आप उसके लिए, जब आप मेंटल प्रेशर का जिसने भी प्रश्न पूछा था, तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आपके हार्मोन्स वगैरह बैलेंस रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा कम होता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उससे भी थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है। तो ज़्यादा नहीं, उतना समय जितना आपको आपके टाइम पे परमिट कर रहा है, तो उससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। जब आप लग के बैठ के पढ़ाई करते हैं, ये चीज़ समझना पड़ेगा, फिर उस समय के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, आपको अपनी बाकी जो सामाजिक दोस्ती और वो सब ऑब्लिगेशंस होती है ख़त्म करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो कम करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम रोज़ तैयारी कर रहे हैं और हम रोज़ दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर या तो समय ज़्यादा लगेगा, या फिर उस आप जो रिज़ल्ट आप कहते हो मेरा होता नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ, तो आपको खुद अपने अंदर झाँकना पड़ेगा कि क्या आपने वास्तविकता में अच्छे से मेहनत करके आप खुद से आप ऑनेस्ट थे, क्या आपने उतनी मेहनत डाली है जो उस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। तो जो बाकी सामाजिक आपके दायित्व और जो सब कुछ हैं, वो थोड़े से आपको कम करने पड़ेंगे। मैं क्या करता था, जैसे अगर मैंने 10 से 15 दिन लगातार पढ़ा, अपना बस एक्सरसाइज करी, मेडिटेट किया, फिर 10 से 15 दिन पढ़ा, 15 दिन में या 20 दिन के अंतराल में 1 दिन का गैप लिया, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, उस दिन सिर्फ अपने दोस्तों से बात, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड, क्योंकि इंसान ही हैं हम लोग भी। आप अगर पूरा आप सोचेंगे कि, और ये सब जो परीक्षाएं हैं जो मैंने बताई हैं, इन सब में समय लगता है, 1-1 साल का लगभग, अगर आप मान लीजिए कि आपको तैयारी करनी है, तो ये नहीं हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं और एक कमरे में अंदर घुसे हैं, और आप, वो इंसान फिर मानसिक संतुलन थोड़ा खोता है। तो इसके लिए गैप की बहुत ज़रूरत है। 15 दिन से 20 दिन के बीच में आपने जो भी गैप लिया है, आप अपने दोस्तों से मिलिए, आप तब बाहर घूमने जाइए, तब आप पढ़ाई का बिल्कुल भी चिंता मत करिए।
लेकिन अक्सर क्या होता था, मैं अपनी तैयारी के समय पे आसपास भी देखता था कि वो एक दिन का गैप नहीं होता, फिर वो 2-3 दिन का हो गया, पता चला 2-3 दिन तक किताब ही नहीं पढ़ी है, फिर 4 दिन बाद किताब खोली है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, खुद ही आप आंकलन कर सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो हर 15 से 20 दिन में जब आप गैप दोगे तो आपको खुद भी खुश रहेगा, एक ऊर्जा आती है, उसके बाद आप फिर से लग के 15-20 दिन खींचते हो पूरा, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किस अटेम्प्ट में कितना सक्सेसफुल है, ये बात भी किसी ने कही थी। तो देखिए, ये आपकी मेहनत और थोड़ा बहुत लक, मैं कहूँगा 80% आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा, 20% आपकी लक पे मेहनत करेगा कि उस दिन क्या प्रश्न पूछा गया और आपने कि उसको कैसे डील किया। लेकिन अगर आपकी मेहनत है, जो मेरा अनुभव है, मैंने 4 बार एग्ज़ाम लिखा था, 3 बार क्लियर किया था, और मेरे आसपास के जो मित्रगण हैं, तो मैंने ये देखा है कि हम लगभग देख के, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो हम देख के लगभग बता सकते थे कि ठीक है हमारा या उसका होना है क्लियर कि नहीं होना है। हम ये नहीं बता पाएंगे ठीक है कि इस अटेम्प्ट में होगा कि अगले में होगा कि अगले में होगा, लेकिन अगर कोई बहुत सच्चा है, अपने आप से सच्चा है और मेहनती है, तो उसका क्लियर होगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, तो ये लेकिन आकलन आपको स्वयं करना होगा अपने लिए, कोई और आपको नहीं बता सकता है। तो टाइम मतलब कोई लोग होते थे जिनका पहले अटेम्प्ट में हो जाता था, कई लोग होते थे जिनका 5 अटेम्प्ट तक नहीं हुआ लेकिन छठे अटेम्प्ट में हुआ। तो वो आपको स्वयं देखना है कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी कहाँ पे कमी है। जब रिजल्ट आता है, मार्क्स आते हैं, तो आपको खुद देखना पड़ता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि याद नहीं रहता है। देखिए, ये बात सच है, जो आपके हमारे एग्जाम्स होते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि हम कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन याद नहीं रहता है। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि बार बार रिवीजन। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसका महत्व को। एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो जितनी बार पढ़ोगे उससे पिछली बार से ज़्यादा याद रहेगा। एक चैप्टर पढ़ा, उसका लगभग हमें 50% याद रहता है। फिर आपने और टेस्ट भी लिखिए। हर परीक्षा, ये जो परीक्षाएं हैं, इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा कि जो हमारी एक योजना है जिसमें हम ग्राम पंचायतों में भी एक डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना कर रहे हैं। कुछ समय बाद आपको वहाँ पे जो हमने ये कोशिश करी है इस जिले के लिए, श्रावस्ती जिले के लिए, जो किताबों का चयन किया जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसके संबंधित किताबें, उसके संबंधित जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सब हो। और वो सूची मैं आपको समाज कल्याण अधिकारी साहब आपसे भी शेयर कर लूँगा। यदि उसमें समय लगता है या फिर ग्राम पंचायतों में पहुँचने में समय लगता है, तो आप लोग भी उसको देख के, और इंटरनेट का ज़माना है, आपको सबको मिल जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CAPF हो, UPSI का हो एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, बैंक PO का हो, सभी के लिए गाइड आती हैं, सब कुछ आता है। तो उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। जब आप पढ़ते हो उसके बाद एग्ज़ाम का लिखोगे, फिर आपको याद आएगा ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप पूरा एग्ज़ाम लिखो, खुद से चेक कर लो कितने नंबर आए, अपने आप को नंबर दीजिए। फिर जो जो चीज़ें भूल गए थे दोबारा किताब खोलिए, पढ़िए। फिर उसके बाद एग्जाम दीजिए। तो टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करते थे, यूपीएससी में टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करते थे हर एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स के लिए अलग होती है, मेंस के लिए अलग होती है। तो बिल्कुल सच्चाई के साथ, खुद के साथ आप देखिए, आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, पेपर्स मिल जाएगा, प्रीवियस 5 साल के पेपर हैं, खुद लगाइए। अब लगाने का मतलब है कि प्रॉपर उसको बैठ के, अगर वो 2 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे का, 3 घंटे का, तो वो बैठ के पूरा लगाइए। फिर ये मत कहिए कि नहीं हम एक काम करते हैं 10 प्रश्न कर लेते हैं फिर 10 बाद में करेंगे। नहीं, जैसे एग्जाम का होता है वैसे ही करिए, उसको चेक करिए। आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने देखा अच्छा ठीक है मेरी ये कमी रह गई है, तो उसको फिर से दोबारा चैप्टर पढ़िए। पहली बार 50% याद रहा होगा, अगली बार पढ़ोगे 60, फिर टेस्ट लिखो, फिर उसके बाद फिर से पढ़ोगे तो फिर 60, 70, 80। जब एग्जाम पे जाओगे लगभग चीजें आपको याद रहेंगी। कितनी चीजें याद रहेंगी वो इस पे निर्भर करेगा कि आपने उस किताब का या उस मटेरियल को कितनी बार पढ़ा है। एक चीज हमेशा हम लोग याद रखते थे अपनी तैयारी के समय में कि भले ही मटेरियल कम पढ़िए, आप कम, एक ही चीज को 5 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को 5 बार पढ़िए। अब आपने सोचा कि आपने मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, अब आपने ये किताब से भी पढ़ लिया, ये किताब से पढ़ लिया, ये किताब से पढ़ लिया, मैटर लगभग सेम है, समझ भी जाएगा। आपने क्या किया, उसी को एक किताब से पढ़ा, अच्छी किताब से पढ़ा या अच्छे सोर्स से पढ़ा, अच्छी मटेरियल से पढ़ा, उसको बार बार पढ़ा। लक्ष्मीकांत एक किताब थी जिसको लगभग हम लोग पॉलिटी के लिए पढ़ते थे, तो उस किताब को हमें लगता है हम लोग
10 से 12 बार वो किताब एकदम पुरानी सी हो जाती थी। एक बार अंडरलाइन किया पेन से, फिर दूसरी बार किया, फिर हाइलाइटर भी चला दिया, फिर पेंसिल से कर रहे हैं, उसी को बार बार पढ़ते रहते थे। वो एक बार में तो याद होने लायक नहीं, इतनी मोटी किताब है और बहुत कंडेंस, बहुत अच्छी किताब है। उसी तरीके से स्पेक्ट्रम होती थी जिससे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते थे, तो वो भी इतनी मोटी, वो उससे भी ज्यादा मोटी किताब है। वो एक बार में कोई याद ही नहीं कर सकता है, वो 10 बार में पूरी याद नहीं हो सकती है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ सकें। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे आप उतनी ज्यादा याद रखोगे। एग्जाम जब आप लिखोगे खुद प्रैक्टिस, ये नहीं कि पता चला पहली बार एग्जाम लिखने सीधे एग्जाम हॉल में गए, उससे पहले कम से कम 10-12 बार आप लोगों ने उस एग्जाम को लिख दिया होना चाहिए। और ऐसे नहीं 3 घंटे का है तो घड़ी लेके बिना कोई डिस्टर्ब करे घर में दे रहे हैं, तो अगर यहाँ सेंटर में दे रहे हैं तो यहाँ पे एक ही ये रूम है कि और भी एक नीचे भी है, आप बैठ जाइए। हम लोग यही करते थे, आके आप बैठ गए कोने में, आप दे रहे हैं, शांति होनी चाहिए, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे आके दीजिए, बैठिए, करिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे करिए अपना, ठंड ज्यादा है अगर नहीं आ पा रहे हैं तो, लेकिन सिंसियरिटी के साथ, खुद के साथ आप ऑनेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कि हमने कर लिया, बीच में 15 कर लिए, फिर अब थक गए हैं 15 बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करिए। फिर एक चीज थी, हाँ, रेलवे में वैकेंसी के लिए। देखिए रेलवे की वैकेंसीज अगेन आप इंटरनेट, मुझे पूरी इसमें डिटेल नहीं है, तो रेलवे के जो एग्जाम मैंने बताया आपको, एक स्नातक के बाद वाला है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे, और हाँ 12वीं के बाद आता है टिकट कलेक्टर हैं, बुकिंग क्लर्क हैं। तो इसको आप इंटरनेट पे और पढ़िए इसके बारे में। आज की तारीख में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इंटरनेट पर ना देखिए। अब इंटरनेट का प्रयोग हम टाइम वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, गाने सुने पड़े हैं, रील्स चलाए पड़े हैं, सब कुछ करे पड़े हैं, वो बहुत आकर्षित करता है, उससे समय ऐसे चला जाता है पता नहीं चलता, आधे घंटे रील्स ही देख रहे हैं। या फिर आप इंटरनेट पे, ये बोरिंग काम, ये बोरिंग लगेगा, लेकिन भविष्य बनाना है तो कुछ समय के लिए आकर्षित चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और बोरिंग काम को सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं लगभग मैंने जो कंपटीशन की जो मेरी तैयारी का अनुभव रहा है वो आपके साथ साझा कर चुका हूँ। जो महत्वपूर्ण बिंदु थी मेरे, हमेशा से यही रहते हैं, सिलेबस का महत्वपूर्ण, पिछले 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर, बार बार रिवीजन, टेस्ट सीरीज लगाइए। ये अगर आपने कर लिया ना तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा उस परीक्षा का क्या हमसे अपेक्षा है। कोई भी परीक्षा उठाइए आप, मैंने यहाँ पे इतनी परीक्षाओं को लिखा है, कोई भी परीक्षा उठाइए उस पर यही एक्सरसाइज करिए। इंटरनेट का जमाना है, आपको यहाँ बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आता है वातावरण। आप एक शांत वातावरण में पढ़िए, दिमाग लगाइए। शुरुआत में नहीं घुसेगा कोई बात नहीं, मेहनत करते जाना है। जो ये जो परीक्षाएं होती है ना 1-1 साल वाली, इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्प्रिंट नहीं होती है, मैराथन होती है। अगर कोई आप लोग क्रीडा में रुचि रखते हो तो मैराथन लंबा डिस्टेंस होता है, 10, 20, 25, 50 किलोमीटर। स्प्रिंट क्या होती है? 100 मीटर। तो इसमें ये नहीं करना है आज आपने हमसे बात करी, जोश बहुत अच्छा है, आप गए, दिन भर पढ़ाई कर ली, 2 दिन 3-4 दिन कर लिया, फिर 5वें दिन से थोड़ा इंजन डाउन होने लगता है, अरे अब तो इंजन डाउन होगा। ये मैराथन है, तो मैराथन में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जो भागता है, मैं भी भागता था 12, 15, 25 किलोमीटर, तो ये नहीं कि सारी एनर्जी पहले 1-2 किलोमीटर में ही लगा दी। पता है 25 किलोमीटर तक एनर्जी बचा के रखनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ठहराव लाना पड़ता है, और प्लानिंग उसी हिसाब से करनी पड़ती है कि दिन रात बोरिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ, दिन रात बोरिंग लगेगा, लेकिन इट इज़ वर्थ वाइल। जब आपका एग्जाम निकलता है, जो खुशी होती है, जो गौरवान्वित आप स्वयं फील करते हैं, आपके घर वाले, आपके शिक्षक, तो वो सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि लोग तो केवल सक्सेस देखते हैं। आज के ज़माने में मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग देखोगे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, टॉपर्स अपने बारे में बताते हैं, तो वो सब बताते हैं, लेकिन उसके पीछे 1, 2, 3, 4 साल का परिश्रम है, जो आदमी बैठ के, कहते नहीं है कि खूंटी पे टांग के, मतलब कि आपकी टेबल, आपकी किताबें ही आपके फिर मित्र होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप जीना छोड़ दीजिए, आप अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दीजिए, सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक यही अपेक्षा करूँगा कि आज के, मैं इसके बाद और भी टॉक्स करूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक करूँगा, लेकिन आज के बाद एटलीस्ट आप अध्ययन करिए, आप रिसर्च करिए, आप क्या करना चाहते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। तो ये तो मैंने कुछ बताए हैं आपको, ये इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। आप देखिए उसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, किस महीने में होता है। आप अगर दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो कब होता है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है।
शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं हम क्या कहते हैं श्रावस्ती में हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, हमें बहुत अच्छे लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा, हमारा नहीं होगा या फिर ये बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है, कठिन सबके लिए होता है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि आप लोग बहुत ही मेहनती बच्चे भी हैं, तो जितना शायद और लोग कर पाएंगे आप उससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और फिर आप इस जनपद का नाम रोशन कर सकते हैं जब आप उत्तीर्ण होंगे। तो जो भी स्टडी मटेरियल है, और भटकिए नहीं, आप कोशिश करिए कि क्या कहते हैं जो भी उसका स्टडी मटेरियल है, अगर आपने 2-3 टॉपरों को सुन लिया, 2-3 टॉपर को सुनने के बाद हर टॉपर लगभग आपको बताता है कोई भी एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार यूपीएससी की सिर्फ नहीं, मैं सारी परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो ये भी बताते हैं इसके लिए ये किताब ज़रूरी है। तो आप वो 2-3 लोगों को सुन लीजिए, उसके बाद 2-3 किताबें ऐसी होंगी जो सब ने कहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी हैं, तो उनसे आप पढ़ना शुरू करिए। कुछ परीक्षाओं में टॉपर्स के आंसर शीट भी होते हैं जो वो लिखते हैं, तो एक के नहीं 3-4 के ले लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा लगभग इस प्रकार हमें इस दिशा में आंसर लिखने की तैयारी करनी है। शुरुआत में उतने अच्छे नहीं लिख पाएंगे आप, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 4-5-6 महीने बाद आपका धीरे धीरे वो स्तर बढ़ता रहेगा। तो मूल बात यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आशा करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगा तो आपके पास और ज़्यादा सवाल होंगे और स्पेसिफिक सवाल होंगे कि मुझे इस परीक्षा के इस बिंदु पे ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मेहनत करिए, और आई एम श्योर कि अगर आप मेहनत करेंगे, जो चीज़ें मैंने बातें बताई हैं, बात करेंगे, तो आपका इन एग्ज़ामों में कोई ना कोई एग्ज़ाम अवश्य निकलेगा, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आप मेहनत करते हैं, 80% मेहनत आपने कर ली, 20% किस्मत अवश्य आपका साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें और परीक्षा के मार्ग में क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, कैसे हम सफलता को प्राप्त करेंगे, यूपीएससी से संबंधित रिवीजन कैसे करना है, किन पुस्तकों को संग्रह करना है, आपकी मेमोरी को कैसे स्ट्रांग बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब बातों पर सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराया, और कैसे हम ग्रेजुएशन स्तर पर अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, ये सब चीजें मेंटल प्रेशर आदि को आपने बताया। आपका सबसे हृदय आभार पूरे परिवार की तरफ से, धन्यवाद सर। नेक्स्ट वाला मैं जब प्लान करूंगा तो आपको उसी प्रकार से पहले से बता जी 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 ठीक है, और जब ये कभी क्लास आएंगे तो एक बार क्लास ठीक सर, धन्यवाद सर। हृदय आभार।